हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश एंड वेलकम टू एकली लर्निंग। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन रहेगा। जैसा आप सभी जानते हैं कि हमारा जो सीटेट का एग्जाम है वो है 21 जनवरी को, है ना, और डेट बहुत नज़दीक आ चुकी है। और आपको ये भी पता है कि जो सीटेट होता है उसमें जो हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं ना। तो ये जो प्रीवियस ईयर्स हम सोल्व करेंगे ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, करने वाले हैं, है ना। इसमें आपका जो स्कोर है उसको बढ़ाने में, ठीक है। और ये जो आपका ये वाला है ये आपका सेम ईयर, मतलब इसी साल 2023 में जो अगस्त में हुआ था, है ना, 20 अगस्त को हुआ था। सेम क्वेश्चन पेपर है। तो इसको, है ना, ये सीडीपी वाला पोर्शन है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हुए चलेंगे इसको साथ में। तो देखो, इसमें जो हमारा पहला क्वेश्चन है, होपफुली आपको ये स्क्रीन है पूरी विजिबल होगी। देखो, डिस्ग्राफिया, जो डिस्ग्राफिया होता है हमारा, क्या हमारा जो डिस्ग्राफिया होता है, जो हमारा डिस्ग्राफिया होता है, यहाँ से आपको ग्राफ वर्ड लेना है ना, ये होता है आपका राइटिंग रिलेटेड इशू होता है ना। इसमें राइटिंग में प्रॉब्लम आती है बच्चे को, या शेप्स वगैरह बनाने में भी, ठीक है। और ये जो है ये एक न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है। न्यूरोलॉजिकल मतलब जो आपके ब्रेन से रिलेटेड होती है ना। तो ये डिस्ग्राफिया क्या होती है, एक राइटिंग रिलेटेड इशू होता है जिसमें बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। तो ऑप्शन देखो, स्पीच डिसऑर्डर नहीं, स्पीच डिसऑर्डर नहीं है। स्पीच डिसऑर्डर मतलब बोलने की तो कोई प्रॉब्लम इसमें है नहीं, है ना। लोकोमोटर डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ग्रोस मोटर इम्पेयरमेंट, नहीं, ग्रोस मोटर नहीं होगा। ग्रोस मोटर क्या, जब हम लिख रहे होते हैं तो हमारी कौन सी मसल्स काम करती है, हमारी कौन सी स्किल हो रही होती है, ये हमारी फाइन मोटर के अंदर आएगी, है ना। राइटिंग या शेप्स बनाने में हमारी फाइन मोटर आएंगी, तो ग्रोस मोटर तो नहीं होगा। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय ट्रबल इन फॉर्मेटिंग लेटर्स एंड शेप्स, हाँ, ये बिल्कुल करेक्ट है। जो डिस्ग्राफिया है वो क्या है, उसमें हमें लेटर्स फॉर्म करने में और जो शेप्स होती है उनको बनाने में जो है हमें क्या होती है, प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड इशू है ये, ठीक है। तो इसलिए क्या है, डिस्ग्राफिया एक राइटिंग रिलेटेड इशू है। तो इसमें सी वाला ऑप्शन जाएगा। अटेंशन ऑफ इम्पल्सिव बिहेवियर, इम्पल्सिव लैक बिहेवियर नहीं, ये जो लैक ऑफ बिहेवियर होता है ये आपका एडीएचडी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, ऑटिज्म में। तो इसमें ये वाला ऑप्शन है, ठीक है। और जो डिस्ग्राफिया होते हैं, जो डिस्ग्राफिया वाले बच्चे होते हैं, इनकी जो राइटिंग देखोगे ना आप, राइटिंग बहुत खराब सी मिलेगी आपको इनकी, है ना। वो ऐसा नहीं है कि वो जानबूझ के खराब बना रहा है, इनका ब्रेन उस तरीके से डेवलप हुआ होता है कि वो उतना अच्छा बेटर, मतलब उतने अच्छे से राइटिंग नहीं बना पाता जितना हम अच्छे से बना सकते हैं ना। खैर, राइटिंग तो हमारी भी, मतलब मेरी भी गंदी है, बट इतना तो चल ही जाएगा, है ना। सेकंड चलते हैं। तो होपफुली आपको पहला एग्जांपल मतलब पहला वाला क्वेश्चन क्लियर होगा। सेकंड है हमारा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। टीचर्स हु आर वर्किंग टुवर्ड्स इंक्लूसिव क्लासरूम। इंक्लूसिव क्लासरूम्स क्या होती हैं, जहां पर हर एक कैटेगरी का बच्चा आपको मिलता है ना, मतलब चाहे वो उसका आईक्यू गिफ्टेड वाला हो, मतलब 120 प्लस हो, है ना, या फिर एक लो आईक्यू वाला बच्चा हो, या फिर यहाँ पे आपको पर्सन विदाउट डिसेबिलिटी भी मिल जाएगी और पर्सन विद डिसेबिलिटी वाले बच्चे भी मिलेंगे, है ना। तो ये क्या है, ये हमारी इंक्लूसिव क्लासरूम है, जहां पर हम विदाउट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी बेस पे नहीं करते हैं ना, डिस्क्रिमिनेट, और सभी बच्चे इसमें बैठते हैं, हर एक टाइप का बच्चा आ जाएगा इसमें। क्रिएट करिकुलम अडेप्टेशंस, हाँ बिल्कुल आपको अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगे, है ना, क्योंकि हर एक बच्चा, हर एक कैटेगरी का बच्चा है, तो अडेप्टेशंस भी उनके अकॉर्डिंग होंगी। अब सपोज एक ब्लाइंड बच्चा आपकी क्लास में, है ना, तो उसके लिए आपको अलग से अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी, मतलब आपको टेक्टाइल मटेरियल ज्यादा उनको दिखाना होगा, फील कराना होगा, है ना, जिससे वो देखने में तो उतना ज्यादा उसको, मतलब वो देख के तो समझ नहीं पाएगा, है ना, बट वो फील करके समझ सकता है। तो इसलिए वहां पे आपको टेक्टाइल मटेरियल यूज करना पड़ेगा। तो आप क्या कर रहे हैं, चीजों को अडेप्ट कर रहे हैं। इनकॉर्पोरेट डाइवर्स पर्सपेक्टिव, हाँ बिल्कुल, अगर अलग अलग कैटेगरी के हैं तो अलग अलग पर्सपेक्टिव्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। एग्जामिन देयर ओन इम्प्लीसिट बायस, है ना, आपको, हाँ ये बिल्कुल अपनी खुद की भी वहां पे इम्प्लीसिट देखनी होगी उनको। और सी डाइवर्सिटी एज एन ऑब्स्टेकल, ऑब्स्टेकल नहीं, देखो ये गलत वर्ड आ गया ना, है ना, मतलब बाधा की तरह नहीं। जो एक इंक्लूसिव क्लासरूम होती है वहां पे हमारी जो डाइवर्सिटी होती है उसको हम एज एसेट ट्रीट करते हैं। जो एक अच्छा स्पेशल एजुकेटर या जो एक अच्छा टीचर है वो क्या करेगा, डाइवर्सिटी को एसेट मानेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला एग्जांपल गलत हो गया। तो हमारा देखो बेसिकली 1, 2 और 3 तीनों सही है। तो इसमें ये 1, 2, 3, ठीक है, ये वाला
ये वाला ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। While agencies of socialization are predominantly important in infancy, देखो इन्फेंसी स्टेज आपकी कौन सी होती है, जो आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की चलती है। कौन सी होती है, जो आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक चलेगी। इन्फेंसी कौन सी है, जो आपकी बर्थ से लेके 2 इयर्स तक की स्टेज चलेगी, है ना। और इस स्टेज में जो बच्चा होता है वो अपनी फैमिली में ही रहता है, अपनी मदर के पास रहता है, अपने पेरेंट्स है ना, अपने सिबलिंग्स वगैरह के साथ रहेगा। तो जो फैमिली के अंदर जो हमारा सोशलाइजेशन होता है उसको हम बोलते हैं पी, मतलब प्राइमरी, वो प्राइमरी सोशलाइजेशन के अंदर आता है। ठीक है, और एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन आल्सो बिकम इंपॉर्टेंट इन अर्ली चाइल्डहुड। और जब हम अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज में आते हैं तो हम क्या करने लगते हैं, हम स्कूल में जाने लग जाते हैं ना, हमारा पीयर ग्रुप बन जाता है। तो जब पीयर से हमारा सोशलाइजेशन होता है तो वो क्या आ जाता है, वो हमारा सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा, वो हमारा सेकेंडरी के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो राइट विल बी प्राइमरी सेकेंडरी, है ना। तो इसमें जो ये जो बी वाला ऑप्शन है ना, ये वाला बिल्कुल राइट ऑप्शन है। ठीक है, आई होप यहां तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की की थ्योरी है ना, जल्दी ही अपलोड कर दी जाएगी चैनल पे, इसका एक सेशन रखेंगे। वाइगोत्स्की की ना सोशियो कल्चरल अप्रोच की एक थ्योरी है, तो उसको समझते हैं इसके हेल्प से। सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज डेवलपमेंट बट नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। सोशल जो फैक्टर्स होते हैं उससे सिर्फ लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। देखो लैंग्वेज डेवलप हो रही होती है ऑब्वियसली जब बच्चा 4 जनों के बीच में जाएगा, है ना, वहां पे देखेगा बच्चा किस तरीके से बोल रहे हैं ना, क्या क्या वर्ड्स यूज करे, तो वहां पे आपको लैंग्वेज तो डेवलप हो रही है, नॉट कॉग्निटिव डेवलपमेंट। वहां पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी हो रहा होता है बच्चे का, मतलब कॉग्निटिव चीजें भी सीखता है ना, वो स्किल सीखता है। अच्छा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे नहीं मिला तो दूसरी तरीके से, वो तो ठीक है, बट बाकी वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये वाला तो बिल्कुल गलत है ना। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग ये वाला तो बिल्कुल गलत है। वाइगोत्स्की के अकॉर्डिंग कौन सा, ये वाला, ये तो है नहीं। कोग्निटिव डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स लैंग्वेज डेवलपमेंट, जैसे जैसे आपका कोग्निटिव डेवलपमेंट होगा उसी से आपकी लैंग्वेज डेवलप होगी, ऐसा तो नहीं है। देखो जब बच्चा अर्ली स्टेजेस में होता है तो उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट स्टार्टिंग से ही हो जाता है, बट कोग्निटिव डेवलपमेंट है ना उतना ज्यादा नहीं होता। जैसे बच्चा सपोज 3 साल का 4 साल का है तो उसकी लैंग्वेज काफी हद तक डेवलप हो चुकी होती है ना 5 साल तक, बट उसका कोग्निटिव डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं होता, तो ये भी इतना बेटर नहीं है। लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कोग्निटिव डेवलपमेंट एडवांस इंडिपेंडेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहते, जो लैंग्वेज और जो कोग्निटिव डेवलपमेंट होता है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं रहते, दोनों साथ में चलेंगे। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट फैसिलिटेट्स कोग्निटिव डेवलपमेंट। हाँ, लैंग्वेज डेवलपमेंट से धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कोग्निटिव डेवलपमेंट भी होता रहेगा। ठीक है, तो हमारा ये जो अपना लास्ट वाला ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। ठीक है, होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द मेन गोल ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब भी असेसमेंट फॉर लर्निंग की बात आएगी तो आपको क्या करना है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होता है ना उसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो होता है ये आपका होता है फॉर फीडबैक पर्पस। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, ये होता है आपका फॉर फीडबैक पर्पस। ठीक है, क्या होता है, मतलब असेसमेंट जो फॉर लर्निंग होती है वो उसमें हम फीडबैक देते हैं, ताकि क्यों क्यों देते हैं फीडबैक, ताकि बच्चा जो है अपनी जो उसकी कमियां है ना, जो उसका वीक पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग कर सके। ठीक है, बच्चा अपनी जो एबिलिटीज है, जो उसकी स्किल्स है उनको क्या कर सके, इंप्रूव कर सके। ठीक है, तो ये किसके अंदर आएगा, असेसमेंट फॉर लर्निंग। टू आइडेंटिफाई स्टूडेंट्स हु कैन बी कैटेगराइज्ड एज स्लो लर्नर। नहीं, एक जो अच्छा टीचर होता है, जो एक गुड टीचर है, उनको ये है ना कभी भी ऐसे कैटेगराइज नहीं करना होता बच्चों को, ये आप तो स्लो लर्नर हो, आप तो फास्ट लर्नर हो ना, आप तो गॉड गिफ्टेड हो, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर सकते, इस तरीके से कभी नहीं करना होता। तो इवेलुएट स्टूडेंट परफॉर्मेंस एंड असाइन ग्रेड्स, ऐसा नहीं है बस उसकी परफॉर्मेंस और उसको है ना ग्रेड दे दिया, ये हो गया काम हो गया, नहीं। टू प्रोवाइड फीडबैक टू स्टूडेंट्स दैट कैन बी यूज टू इम्प्रूव देयर लर्निंग। ठीक है, ये लर्निंग इंप्रूव करने के लिए होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, तो इसमें जो आपका सी वाला ऑप्शन जाएगा ये बिल्कुल क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट, बिल्कुल एग्जैक्ट, है ना, सही ऑप्शन हम कह सकते हैं इसको। टू कंपेयर स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड और बेंचमार्क, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है, हम बच्चों का ना स्टैंडर्ड सेट नहीं करते इसमें। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट चलते हैं, एट विच एज चिल्ड्रेन
engage in word play and like jokes and riddles that involve a play on words। बच्चा किस स्टेज में जाने के बाद वर्ड प्ले है ना इन चीजों में और जोक्स वगैरह इन चीजों में इन्वॉल्व हो पाएगा, समझते हैं कैसे ये। 12 ईयर्स, 1 ईयर, 3 ईयर्स या 7 ईयर्स। देखो जब बच्चा 12 ईयर्स का होगा 1 और 3 में, देखो जब बच्चा 1 और 3 ईयर्स में होगा तो बच्चे की इतनी ज्यादा लैंग्वेज डेवलपमेंट हुई नहीं है ना, हुई है बट इतनी ज्यादा नहीं है कि वो मतलब वर्ड वाले प्ले कर सके है ना और ये जोक्स वगैरह को रिलेट कर पाए। तो देखो 1 और 3 तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। 7 और 12 ईयर्स, हाँ 7 ईयर्स में बच्चे की लैंग्वेज डेवलपमेंट हो जाती है ठीक ठाक वहां पे, मतलब अच्छे से हो जाती है और वो जोक्स वगैरह रिलेट कर सकता है और वो जोर जोर से हंस भी सकता है ना, बिल्कुल। तो यहाँ से जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है, बिल्कुल सॉरी सी नहीं डी वाला है ना, ये आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रॉस मोटर स्किल। देखो जब हम अपनी वीडियोस में डिस्कस कर रहे थे हमने ग्रॉस मोटर स्किल देखा था। ग्रॉस मोटर स्किल्स कौन सी होती है, जहाँ पे हमारी बड़ी वाली मसल्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, बड़ी वाली मसल्स फॉर एग्जांपल जैसे स्विमिंग है, साइकिलिंग है, रनिंग है, इन चीजों में क्या होती है हमारी बड़ी मसल्स काम कर रही होती है। ठीक है, तो वो क्या है ग्रॉस मोटर एग्जांपल का पार्ट है। और फाइन मोटर एग्जांपल्स क्या होते हैं, फाइन मोटर स्किल्स क्या होती हैं, इसमें हमारी छोटी मसल्स काम कर रही होती हैं। ठीक है, जैसे हम सिलाई कर रहे होते हैं ना या राइटिंग मतलब लिख रहे होते हैं तो वो हमारे फाइन मोटर के एग्जांपल होते हैं। तो हमें ग्रॉस मोटर छांटना है तो ये निटिंग तो फाइन में आएगा, स्विमिंग आएगा, ग्रॉस में आएगा। आउटलाइन सर्कल ऑन अ पेपर, एक सर्कल बना दिया उसके ऊपर ऐसे अगर मैं कटिंग कर रहा हूँ ना सीजर से, तो क्या है ये फाइन मोटर का एग्जांपल हो जाएगा। सेम तरीके से ऐसे एक रेक्टेंगल बना दिया है ना, रेक्टेंगुलर ऑन अ पेपर, रेक्टेंगल ऑन अ पेपर, इसको कट कर रहा हूँ, यहाँ पे भी क्या हो रहा है सिर्फ ये मतलब कट करने के लिए सिर्फ ये वाली मसल्स यूज करेंगे होंगी है ना, तो ये क्या होगा, ये भी फाइन मोटर का एग्जांपल होगा। तो हमारा यहाँ पे ग्रॉस मोटर कौन सा होगा, सिर्फ स्विमिंग वाला पार्ट। ठीक है, होपफुली आपको ये एग्जांपल क्लियर होगा। आगे चलते हैं। फिजिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फॉलो द डैश एंड डैश प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारी फिजिकल ग्रोथ होती है उसमें हमने डेवलपमेंट पढ़े थे है ना, मतलब हमने बहुत सारे डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स पढ़े थे। कहाँ से है ये क्वेश्चन, समझते हैं। इंटीग्रेशन हमने समझा था, इंटीग्रेशन क्या होता है हमारा, जब हम चीजों को इंटीग्रेट करके चलते हैं ना। जैसे मेरे सामने ये बोर्ड है, यहाँ पे मुझे पीडीएफ स्क्रॉल करनी है ना, मार्कर यूज करना है, कैमरे में देखना है ना, कमेंट सेक्शन देखना, बहुत सारी चीजें देखनी है। तो ये क्या है, ये इंटीग्रेशन है, बट ये सिंपल टू कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। एक तो इंटीग्रेशन बता रहा ऊपर से सिंपल टू कॉम्प्लेक्स ना, ये तो गलत हो गया। सेफेलोपोडल, अच्छा डिफरेंशिएशन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, फिर ये वही बात है ना, गलत हो गई। सेफेलोपोडल हमने क्या समझा था, जो हमारा हेड टू टो चलता है। सेफेलोपोडल क्या चलता है, हेड टू टो। जैसे जो हमारा सेफेलोपोडल डेवलपमेंट होता है वो हमारा हेड टू टो चलता है। ठीक है, सिर से ऐसे पैर की तरफ, सिरोपदोन्मुखी जिसको बोलते हैं है ना। तो ये क्या है, ये हेड टू टो, या इसी को हम क्या बोलते हैं टॉप डाउन अप्रोच भी, टॉप डाउन भी बोलते हैं। और हमने दूसरा समझा था प्रोक्सिमल डिस्टल, जो हमारा सेंटर टू पेरिफेरी जाता है ना, जो हमारा सेंटर टू पेरिफेरी जाता है मतलब अंदर से बाहर की ओर। ठीक है, तो ये क्या है हमारे सेंटर टू पेरिफेरी, ये प्रोक्सिमल डिस्टल के अंदर आएगा। इसको आप इनर टू आउटर भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जो हमारा ये बी वाला एग्जांपल है, बी वाला जो ऑप्शन है, बी वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, प्रोक्सिमल डिस्टल में टॉप डाउन नहीं, टॉप डाउन तो इसमें होगा, किसमें, इसमें सेफेलोपोडल में होगा है ना, तो इसकी वजह से ये गलत हो गया। और डिफरेंशिएशन में फिर सिंपल टू कॉम्प्लेक्स आ गया। हमारा जो बी ऑप्शन है इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा। आगे चलते हैं। अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, a philosopher has dash type of intelligence and a sculptor has more type of intelligence। देखो जो हमारे गार्डनर हैं उन्होंने 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करी है ना, इसकी वीडियो भी जल्दी आ जाएगी चैनल के ऊपर। तो वो 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात करते हैं। गार्डनर क्या कहते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं ना, मतलब हर एक के अंदर किसी ना किसी टाइप की इंटेलिजेंस छुपी होती है ना। किसी के अंदर इंटरपर्सनल है, किसी के अंदर इंट्रापर्सनल है, किसी के अंदर म्यूजिकल इंटेलिजेंस है ना, किसी के अंदर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है। ये सारी चीजें हम डीप में जान लेंगे अपनी आने वाली सेशंस में, बाकी अभी इसको डिस्कस करते हैं।
तो जो लोग फिलोसफर्स होंगे, फिलोसफर्स किस में आएंगे? इंट्रापर्सनल के इंटरपर्सनल के अंदर, सॉरी इंट्रापर्सनल, हाँ इंट्रापर्सनल के अंदर आ जाएंगे कौन से? आपके फिलोसफर्स। और स्कल्पचर्स किसके अंदर आ जाएंगे? आपके स्पेशियल के। ये वाला ऑप्शन सही जाएगा बिल्कुल। देखो जो आपकी स्पेशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? स्पेशियल इंटेलिजेंस वो होती है जैसे जो आपके मूर्तिकार वगैरह होते हैं या जो घर का नक्शा बनाते हैं ना, जैसे मान लो एक मूर्तिकार है ना, उसको ऐसे एक बॉक्स मिला, मतलब ऐसे वो शेप बनाएगा, इसके अंदर मूर्तिकार को पता है हाँ भाई यहाँ तक उस है ना मूर्ति का हेड बना देना है, इस वाले एरिया में मूर्ति का मतलब ये गर्दन से लेके पेट तक है ना, इस वाले एरिया में मूर्ति की पैर से लेके मतलब ये जो पेट के नीचे वाला हिस्सा है ना, वहां से लेके नीचे तक पैर बनाने हैं ना, इतने एरिया में हाथ बना देना है, इतने एरिया में हाथ बना देना है ना। या जो एक घर को डिजाइन करने वाला इंसान है, उसको ये पता है हाँ भाई यहाँ पे साइड में है ना किचन बनवा देंगे, यहाँ साइड में सीढ़ियाँ रखवा देंगे, इधर बीच में से एक वो निकाल देंगे कॉरिडोर है ना, और इधर 2 बेडरूम बनवा देंगे, इधर वॉशरूम बनवा देंगे, इस तरीके से है ना, इधर एक छोटा सा गार्डन बना दिया। अब इनके अंदर क्या है? इनके अंदर स्पेशल इंटेलिजेंस है, ये लोग स्पेस को अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इनके अंदर कौन सी है? स्पेशल इंटेलिजेंस। होपफुली ये आपको क्लियर होगा। तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ये ठीक जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव मेथड टू एनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इन चिल्ड्रन। अगर हम बच्चों के अंदर हमें क्या करनी है? प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स को एनहेंस करना है, सही ऑप्शन इसमें से कौन सा होगा? डिस्करेजिंग इंडिपेंडेंट थिंकिंग एंड फोकसिंग ऑन डिक्लेरेटिव नॉलेज। अगर हम बच्चे को डिस्करेज करते रहेंगे कि भाई अपनी खुद की इंडिपेंडेंट थिंकिंग मत लगाओ है ना, दूसरों के सहारे हो, तो नहीं, कभी नहीं हो पाएगा। बच्चा अपनी जो है प्रॉब्लम्स को कभी इंप्रूव नहीं कर पाएगा। एनकरेजिंग देम टू अवॉइड डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, क्या बोलेंगे? बच्चे को एनकरेज करेंगे लेकिन क्या कहेंगे? सिंपल सिंपल आप है ना प्रॉब्लम्स कर लो, बट मुश्किल वाले मत करो। तो इस तरीके से भी बच्चा नहीं एनहेंस नहीं हो पाएगा ना, एनहेंस नहीं हो पाएगा, स्किल्स को इंप्रूव नहीं कर पाएगा। प्रोवाइडिंग देम विद रेडीमेड सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स, पकी पकाई खिचड़ी आपने रख दी भाई, ये रहा क्वेश्चन, ये रहा आंसर, बच्चा कभी नहीं पढ़ेगा है ना, ऐसे भी इंप्रूव नहीं होगी। इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ये ज्यादा बेटर लग रहा है ना। क्या बोल रहा है? गिविंग देम अपॉर्चुनिटीज। जब भी देखो आपको पेडागोजी में जब भी ये अपॉर्चुनिटीज वर्ड मिल जाए है ना, एक्सप्लोर मिल जाए, क्रिटिकल थिंकिंग मिल जाए, ये सारी चीजें बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाती हैं हमें, ठीक है। तो हम बच्चे को अपॉर्चुनिटीज देंगे उसका ब्रेन स्टॉर्म करने के लिए है ना, भाई अपना दिमाग लगाओ कैसे क्या हो सकता है, तो बच्चा सोचेगा इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं, तो दूसरा बच्चा कहेगा हाँ आपने इस तरीके से निकाला, इसके दूसरे मेथड्स भी हैं सोल्व करने के, ठीक है, इस तरीके से हो सकता है। तो अपने खुद के उनको हम इंडिपेंडेंटली छोड़ देंगे, मतलब अपॉर्चुनिटीज देंगे ताकि वो बच्चा अपने आप की, जिससे क्या कर पाएगा बच्चा, अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स है उनको इंप्रूव कर पाएगा, ठीक है। होपफुली आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा ये इसमें सही कौन सा था? इसमें ये आपका ये वाला सही था भाई, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें हमें सही ऑप्शन टिक करना है ना, चूज करना है। टीचर शुड क्रिएट अ मीनिंगफुल एनवायरनमेंट, टीचर को एक मीनिंगफुल एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए विच सीक्स एक्टिव पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट ऑफ ऑल चिल्ड्रन, जो कि एक्टिवली पार्टिसिपेट करा सके बच्चों को है ना। बिल्कुल एक जो अच्छा टीचर होता है उसको ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए कि बच्चे क्लास में जितने भी बच्चे हैं वो सभी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सकें, ठीक है, बिल्कुल सही है। रीजन क्या है? ऑल चिल्ड्रन आर इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड टू लर्न एंड कैपेबल ऑफ लर्निंग, ठीक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। जो टीचर होते हैं उनको हमेशा यही मानना है कि हाँ भाई हर एक बच्चा है ना अपने अपने लिए कैपेबल है, हर एक बच्चा कर सकता है, कोई बच्चा ऐसा नहीं है कि जिस बच्चे को मैं ऐसा बोल सके कि आप नहीं कर सकते, ठीक है। तो हर एक बच्चा कैपेबल है, तो ए भी ठीक है और रीजन भी ठीक है। तो इसमें क्या है? बोथ, क्या है? ए, मतलब इसमें असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, ठीक है, ये दोनों ही ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। Which of the following process does not contribute to the course of learning? लर्निंग में कौन सा कंट्रीब्यूट नहीं करेगा? देखो
पहला आपका ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की आप चीजों को जो है ना अच्छे से ऑर्गेनाइज कर रहे हो, मतलब इस तरीके से रख रहे हो कि आपको चीजें याद रहे, ठीक है, चीजों को सिंपल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल हेल्प करेगा, है ना, कंट्रीब्यूट करेगा लर्निंग में। कैटेगराइजेशन है ना, आपने कैटेगरी बना दी, इधर पेन का स्टॉक है, इधर पेंसिल का स्टॉक है ना, उधर सामने बॉटल्स का स्टॉक है, उधर बल्ब है, तो ये क्या है, कैटेगरी, जो चीजों को फाइंड आउट करने में हेल्प करेगी, तो ये भी बिल्कुल कंट्रीब्यूट करेगी लर्निंग में। कंसेप्चुअलाइजेशन, आप चीजों के ना माइंड मैप्स इस तरीके से बना रहे हो। कंसेप्चुअलाइजेशन मतलब जैसे देखो, हमने जैसे क्या करा था, हमने डोमेन्स पढ़े थे कुछ, है ना, उसके डेवलपमेंट के, जैसे हमने फिजिकल डोमेन पढ़ा था, कोग्निटिव डोमेन पढ़ा था ना, फिजिकल डोमेन पढ़ा था, कोग्निटिव डोमेन पढ़ा था, सोशल, इमोशनल, है ना, इस तरीके से डोमेन्स पढ़े थे। अब यहां समझो, जैसे मान लो मेरे पास ये छोटा सा ना, इसको निमोनिक बोलते हैं, PCSC, ये एक निमोनिक है। निमोनिक क्या है, मतलब जैसे अगर मैं वैसे याद करता तो मैं क्या बोलता, एक होता है फिजिकल डोमेन, एक होता है कोग्निटिव डोमेन, और है ना एक दो और होते हैं डोमेन, वो मेरे को भी याद नहीं आ रहे हैं, ठीक है, तो ऐसा होता। लेकिन जब ये शॉर्टकट बनाई मैंने, तो क्या करा, इससे मेरे को सारे याद हो जाएंगे, फिजिकल डोमेन C फॉर कोग्निटिव, S फॉर सोशल, E फॉर इमोशनल, याद आ गया है ना एक तरीके से। तो ये क्या है, ये निमोनिक है जो कंसेप्चुअलाइजेशन का काम कर रहा है, ठीक है, चीजों को अच्छे तरीके से रिमेंबर करने में हेल्प कर रहा है। इसका ऑपोजिट है डीकंस्ट्रक्चुअलाइजेशन, है ना। तो भाई देखो, यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैटेगराइजेशन और जो कंसेप्चुअलाइजेशन है, ये तीनों ही हमें हेल्प करेंगी, कंट्रीब्यूट करेंगी लर्निंग में। बट ये यहाँ पर देखो नोट पूछा है ना, क्या पूछा है, नोट, नोट पूछा है, तो क्या होगा आपका, ये वाला नहीं कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पर नोट पूछा है, इसलिए हमारा ये वाला ऑप्शन ठीक होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, होपफुली आपको ये अभी समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस, है ना। प्रीवियस ईयर्स अगर आप लगाते रहोगे तो आपको वो काफी हेल्प करेंगे पेपर क्वालिफाई करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल एट्रीब्यूशन फॉर फेलियर। आपको मतलब इंटरनल एट्रीब्यूट कौन सा कर सकता है इनमें से फेलियर होने के लिए। आई रिसीव्ड अ लो ग्रेड बिकॉज द टीचर इज अ टफ ग्रेडर। आपने क्या सोचा, मैं इसलिए फेल हो गया, या इसलिए मुझे जो है ना कम मार्क्स मिले, या इसलिए कम ग्रेड मिले क्योंकि जो टीचर था ना वो बहुत टफ ग्रेड दे रहा था। ऐसा कुछ नहीं है भाई, देखो टीचर्स के लिए ना सभी एक जैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। जो टीचर होता है वो सबसे प्यार करता है, ठीक है, उसके लिए कोई भी बच्चा अलग नहीं होता, सब सेम है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत टफ था। तो जो टीचर होता है ना, वो क्या चाहता है कि हाँ भाई सब पास हो जाए, तो कभी भी वो टफ ग्रेडिंग नहीं करता। आई फेल्ड, जो एक गुड टीचर की बात कर रहा हूं मैं, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी इनफ। मैं इसलिए फेल हो गया क्योंकि मैंने इनफ मतलब ठीक से है ना पढ़ा नहीं था, थोड़ा हल्का फुल्का ही पढ़ लिया था, एक दो नंबर का। तो बिल्कुल ऐसे तो आप हो सकते हो फेल, अगर आप पेपर में नहीं पढ़ के जा रहे हो तो बिल्कुल फेल हो जाओगे ना। नेक्स्ट है, आई डिड नॉट गेट गुड मार्क्स बिकॉज द टीचर वॉज बाइज्ड। बाइज्ड कभी नहीं होगा भाई, है ना। लड़कों को अच्छे नंबर दे दूंगा, लड़कियों को खराब नंबर दे दूंगा, या फिर गर्ल्स को अच्छे नंबर दे दूंगा, बॉयज को फेल कर दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होता, सारे टीचर्स अच्छे होते हैं। नेक्स्ट हमारा, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज माई फ्रेंड वर डिस्ट्रैक्टिंग मी। देखो इससे बेटर एग्जाम्पल कौन सा, ये वाला है ना, आई फेल्ड द टेस्ट बिकॉज आई डिड नॉट स्टडी। अगर आप पढ़ के नहीं आई हैं तो बिल्कुल आपको अंदर से ऐसा लग सकता है कि हाँ भाई आज तो पढ़ के नहीं आया हूँ, आज तो बस आज नहीं, मतलब आज फेल होने वाला हूँ भाई, आज तो देख लो घर पे जाते ही पिटूंगा, है ना, इस तरीके से हो सकता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। सेम इसमें से है ना ट्रू फॉल्स, मतलब ये कौन सा सही है और रीजन सही है या गलत है, इस तरीके से आपको पहचानना है। एट वेरी अर्ली स्टेज गर्ल्स in most cultures across the world choose dolls as toys while boys prefer to play with cars। अच्छा जी, आपने ये है ना बिल्कुल रिलेटेबल बात है। आपने ऐसा देखा होगा कि अक्रॉस द वर्ल्ड ये जो गर्ल्स होती है ना, गर्ल्स को आपने देखा होगा पेरेंट्स भी क्या करते हैं, गर्ल्स को तो ला के ना वो डॉल्स रख देंगे उनके सामने, है ना, बारबी की गुड़िया ला के रख दी, या गर्ल्स के लिए वो किचन सेट आता है ना जिसमें वो सिलेंडर, बेलन, तवा, चौका इस तरीके से होता है, वो ला के रख देते हैं और लड़कियां उनसे खेलती हैं। और बॉयज कहाँ है, ये रे बॉयज के लिए तो भाई है ना पापा क्या करेंगे, पेरेंट्स क्या करेंगे, कार ला के रख देंगे, है ना।
तो ये बिल्कुल रिलेटेबल एग्जांपल है, यह स्टेटमेंट है। अब इसका रीजन देखो क्या है, चिल्ड्रन ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन अबाउट व्हाट इज कंसिडर्ड appropriate फॉर अ बॉय और अ गर्ल on the basis of what a particular culture expects and behave accordingly। देखो ये तो ठीक है, बट इसका जो रीजन है ना, अभी देखो अर्ली स्टेज में जब होता है बच्चा, तो बच्चा ना इतना ज्यादा बायस नहीं कर पाता, इतना ज्यादा वो लड़का लड़की में डिफरेंस नहीं समझ पाता अर्ली स्टेजेस में कि ये लड़का है या ये लड़की है, वो सबको एक जैसा मानता है ना। तो रीजन में है ना, देखो इसका जो ए है, मतलब बोथ ए एंड आर आर फॉल्स, ये तो नहीं होगा, बोथ मतलब ए ठीक है, ये अदर्सन सही है, बट रीजन है ना गलत है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। हाँ ये वाला, ये इसकी बात कर रहा हूं मैं, है ना, ये बिल्कुल ठीक है, ये ठीक है, बट इसका ये जो रीजन है ना, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। एज पर लेव वाइगोत्स्की, डैश प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ कंसेप्चुअल एबिलिटीज अमंग चिल्ड्रेन। देखो जो वाइगोत्स्की है वो सोशियो कल्चरल अप्रोच की थ्योरी दी है उन्होंने, है ना, और वो ग्रुप की बात करते हैं, पीयर कोलैब की बात करते हैं ना, पीयर ग्रुप्स की बात करते हैं। तो जहां पे आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, है ना, और पॉजिटिव हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, पीयर या ग्रुप, इस तरीके से सोसाइटी जहां पे दिख जाए आपको, उसी के साथ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे पीयर कोलैबोरेशन क्या होगा, सही एग्जाम्पल होगा, मतलब सही ऑप्शन होगा, ठीक है। होपफुली आपको क्लियर हो रहे होंगे ये चीजें। नेक्स्ट चलते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्कीज थ्योरी, इनर स्पीच is a way for children to communicate with an imaginary friend। इनर स्पीच दी है, देखो वाइगोस्की ने है ना इनर स्पीच दी है, और उन्होंने क्या बताया है कि इनर स्पीच होती क्या, पहले वो समझते हैं। देखो जैसे हम कई बार होते हैं, हम कुछ काम कर रहे होते हैं ना, अकेले में कर रहे होते हैं, तो हम है ना मन मन में बोलते रहते हैं, मतलब कि ऐसा करना था या ऐसा हो गया। या जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है ना, मान लो वो क्यूब्स होते हैं ना, क्यूब्स जो 2x2 या 3x3 4x4 के इस तरीके से आते हैं, उनको जब हम सोल्व कर रहे होते हैं तो हमें ना मन मन में बोलते हैं यार इसको ऐसे करेंगे, नहीं नहीं ऐसे नहीं करना था, ऐसे करना था, है ना। या बच्चे ने कोई टॉय है, उसको मतलब है ना ऐसे पूरा खोल दिया, फिर वो जोड़ रहा है, फिर वो देख रहा है नहीं ये वाला पहिया यहाँ नहीं लगेगा, ये वाला पहिया ना इधर लगेगा, बट वो बोल नहीं रहा होता, वो मन मन में ही बोल रहा था, है ना। तो वो क्या है, उसको बोला है वाइगोत्स्की ने इनर स्पीच बोला है, ठीक है। और इसको इनर स्पीच को वाइगोत्स्की ने इंपॉर्टेंस दी है, ठीक है। और उन्होंने क्या बोला है कि वो हेल्प करता है रेगुलेट करने में, ठीक है, अपनी खुद की थिंकिंग को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। तो इसमें जो ये वाला है, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। इज अ वे फॉर चिल्ड्रन टू रेगुलेट देयर ओन थिंकिंग, ठीक है, ये बिल्कुल करेक्ट है। अ साइन ऑफ डेवलपमेंटल डिले, ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब इनर स्पीच है, मन मन में बोल रहा है, अगर लोगों से शेयर नहीं करना तो डेवलपमेंटल डिले, ऐसा कुछ नहीं है। वाइगोत्स्की की थ्योरी में ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। साइन ऑफ कॉग्निटिव इमैच्योरिटी, ऐसा भी नहीं कहते। साफ सिंपल बात, हमारा जो डी ऑप्शन है ये ठीक है, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला हमारा क्वेश्चन है, 4-year-old अर्पना सेज दैट अ बटन इज अलाइव बिकॉज इट हेल्प्स टाई हर शर्ट टुगेदर। एक 4 साल की बच्ची है अपर्णा, है ना, वो क्या बोलती है, जो बटन है ना वो जिंदा है। बटन क्या है, जिंदा है, क्योंकि वो मेरी शर्ट को ना ऐसे बंद करने में हेल्प कर रहा है। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, हर थिंकिंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय, जीन पियाजे के अकॉर्डिंग ये इसमें से कौन सी थिंकिंग में है वो, एग्जांपल से समझो। देखो जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसको है ना, मतलब जैसे मान लो वो गिर गया तो वो रोने लगता है ना, आप उससे, या फिर मान लो सपोज उसको दरवाजा लग गया या टेबल लग गई तो वो रोने लगेगा। और जैसे मान लो उसको है ना, मान लो बच्चे के ऊपर है ना ये गिर गया, तो बच्चा इसकी तरफ ऐसे बोलेगा इसने मारा इसने मारा, और जब इसको आप ऐसे ऐसे पीट दोगे ना तो बच्चा चुप हो जाएगा। वो क्या सोचेगा, इसने मुझे मारा था, इसको भी पिटाई लग गई है ना, ये भी अब रोएगा। अब टिट फॉर टैट हो गया उसके लिए, बच्चे के लिए, ठीक है। या फिर जैसे फर्श पे गिर गया, आपने फर्श को ऐसे 2-4 बार पीट दिया तो बच्चा चुप हो जाएगा, है ना। बच्चा क्या सोचेगा, हाँ भाई इसको लग गई, अब अपना काम खत्म, मेरा बदला पूरा हो गया, ठीक है। अब वो चुप हो जाएगा। तो वो क्या है, ये चीज होती है कौन सी, एनिमिज्म, ये इसको बोलते हैं एनिमिज्म या एनिमिस्टिक थिंकिंग, जिसमें बच्चा क्या सोचता है, जो चीजें निर्जीव हैं, जो नॉन लिविंग थिंग्स है, उसमें भी क्या है,
जान है, ठीक है। होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ रही होंगी। एनिमिस्टिक थिंकिंग, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग ऑटिज्म। ऑटिज्म वाले बच्चों की मैंने स्टार्टिंग में बताई थी आपको, वो है ना ज्यादा सोशेबल नहीं होते है ना, और उनका रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। सुपीरियर एबिलिटी ऑफ डिफरेंशिएटिंग फिक्शन फ्रॉम फैक्ट, ऐसा तो कुछ नहीं है। एडवांस सोशियो इमोशनल कैपेसिटी, ये देखो फ्रीक्वेंट, ये वाला जो ऑप्शन है ना, उनका क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है। जो आपके ऑटिज्म बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। एक चीज कर दी उसी को बार बार रिपीट कर रहे हैं, है ना। उसने मान लो भूत वाली मूवी देख ली, ठीक है, तो वो क्या भूत 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 करता रह जाएगा बच्चा, है ना। या और कुछ सुन लिया तो बच्चा वही रिपीट करता रहेगा ना। मान लो ऐसे ऐसे कर रहा है तो ऐसे ऐसे करता रहेगा, उसका बहुत ज्यादा क्या होता है, रिपीटेटिव बिहेवियर होता है, ठीक है। आगे समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है, द प्राइमरी गोल ऑफ लर्निंग शुड बी। लर्निंग का जो है मेन एम यानी प्राइमरी एम क्या होना चाहिए, है ना। मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, बच्चे को रट्टू तोता बताना ना, बिल्कुल भी नहीं होता, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है, कदापि नहीं है ना। एनसीएफ इन चीजों को मना करता है बिल्कुल। बिकमिंग एक्सीलेंट एट रोट रिहर्सल, नहीं भाई, रोट रोट जहां पे आपको दिख जाए वहां से बहुत दूर भाग जाना है आपको, ठीक है। रोट आपका दुश्मन है पेडागोजी में, ठीक है। नेक्स्ट है कंपीटिंग विद पीयर्स, पीयर्स के साथ कंपीट करना, बट प्राइमरी एम तो ये नहीं होगा, है ना। डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ठीक है, बिल्कुल क्रिटिकल थिंकिंग आपको जो है ना अपनी थिंकिंग डेवलप करनी है, ठीक है। आप चारों दिशाओं में सोच सके, क्रिटिकल थिंकिंग आपको बनानी है ना। ये हमारा लर्निंग का मेन एम रहता है, ठीक है, मेन गोल रहता है। आई होप आपको ये इतना समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 29। चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली इफ अ कंसेप्ट प्रोसीड्स फ्रॉम। बच्चा जो है ज्यादा इफेक्टिवली सीख सकता है अगर आप एक कंसेप्ट को सिखाएंगे कैसे, जनरल टू स्पेसिफिक, कॉन्फ्लिक्ट टू एब्स्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, रेशनल टू एम्पेरिकल। देखो बच्चा सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीके से सीख सकता है कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्क्रीट मतलब होता है मूर्त, है ना, जो चीज विजिबल है, जो हमारे सामने, जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो होता है हमारा कॉन्क्रीट। जैसे ये बोर्ड है मेरे सामने, है ना, मैं इसको छू पा रहा हूँ, इसको देख पा रहा हूँ, है ना, तो ये क्या है, ये मेरे लिए कॉन्क्रीट है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो चीजें मेरे सामने नहीं है, जिसको मैं सिर्फ सोच सकता हूँ जिनके बारे में, ठीक है। तो सपोज आप बच्चे को ना एप्पल के बारे में सिखाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो एप्पल के बारे में अगर आप बच्चे को एक सामने पहले ना एप्पल दिखा देंगे तो बच्चा उस चीज को ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाएगा, है ना। और उसके बाद में आप उसके जो है फीचर्स बताएंगे एप्पल्स के, कि ये रेड कलर का होता है ना, इसका टेस्ट ऐसा होता है, पेड़ों पे लगता है ना, उधर नॉर्थ की साइड में पाया जाता है, इस तरीके से। तो क्या कर रहे हैं आप, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट जा रहे हैं, ठीक है। और जब जो छोटे बच्चे होते हैं या इवन हम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट ज्यादा बेटर समझ पाते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, ये वाला परफेक्ट। होपफुली आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, हमारा लास्ट है। वेरिएबिलिटी इन लर्निंग स्टाइल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी वैल्यूड एंड सीन एज अ रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी, ठीक है। वैल्यू बिल्कुल हमें वैल्यू करनी चाहिए ना, हर एक एस्पेक्ट की बच्चे की जो है हमें रिस्पेक्ट करनी है। शुड बी इग्नोर नहीं, देखो इग्नोर नहीं करना होता हमें। पेडागोजी में कभी भी ये इग्नोर वाला ऑप्शन आए ना तो भाई दूर भाग जाओ इससे, ये भी हमारा दुश्मन है, ठीक है। जहां पे रोट और ये इग्नोर दोनों अपने दुश्मन है। एंड अटेम्प्ट्स शुड बी मेड टू ब्रिंग अनफॉर्मिटी इन लर्निंग स्टाइल, देखो इग्नोर की वजह से गलत हो गया। शुड नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन ड्यूरिंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, नहीं भाई आपको कंसिडर करना है ना। अगर टीचिंग स्टाइल में अगर आप वैरायटी नहीं लाएंगे, हो सकता है एक बच्चा अलग तरीके से समझे, दूसरा बच्चा अलग तरीके से समझे, है ना। तो जब तक आप टीचिंग स्टाइल में वेरिएबिलिटी है ना नहीं लाएंगे तब तक बच्चा नहीं समझ पाएगा अच्छे से, ठीक है। तो ये भी इतना बेटर एग्जाम्पल नहीं है। शुड बी सीन एज अ बैरियर एंड हिंड्रेंस ना, बैरियर कभी नहीं। मैंने स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब हम इंक्लूसिव की बात करते हैं या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात जब भी चल रही होती है तो बैरियर कुछ नहीं होता इसमें, ठीक है।
मतलब जो वेरिएबिलिटी होती है, जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, वो एक एसेट की तरह काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि हमारा जो ये ए वाला ऑप्शन है ना, दिस इज द राइट वन, शुड बी वैल्यूड, है ना, हमें उनकी वैल्यू करनी है, एंड सीन एज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ह्यूमन डाइवर्सिटी। हमें क्या देखना है कि हाँ ये ह्यूमन डाइवर्स है। ठीक है, सब सबके अंदर इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, डाइवर्सिटी आती है। ठीक है, और ठीक है, तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन थे, है ना, जो प्रीवियस ईयर था, इसमें से आपको काफी चीजें सीखने को मिली होंगी, है ना, और ऐसी वीडियोस आपकी आती रहेंगी डेली। हाँ, ऐसी वीडियोस हम आते रहेंगे, लाते रहेंगे। और कल हम हिंदी का जो है डिस्कस करेंगे। ठीक है, कल हम हिंदी का प्रीवियस ईयर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो सेशन है पसंद आया होगा, तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।